गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का जो टॉपिक है वो है कंपोजिशन एंड फंक्शन ऑफ ब्लड। तो ब्लड की जो स्टडी है हम लोग इसको हीमेटोलॉजी में करते हैं, हीमेटोलॉजी, या फिर इसकी स्टडी हम करते हैं सीरोलॉजी में। ब्लड के अंदर जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं जैसे कि आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी या इसके जो प्लेटलेट्स हैं उन सब की स्टडी हम लोग करेंगे हीमेटोलॉजी में या फिर सीरोलॉजी में। सेकेंडली जो ब्लड है उसको हम लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू भी कहते हैं। कनेक्टिव टिश्यू क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो ब्लड है वो बॉडी के जो जितने भी वाइटल ऑर्गन्स हैं उन सबको कनेक्ट करके आपस में रखता है। हमारी बॉडी में एक तरफ ब्रेन है, एक तरफ एलिमेंट्री कैनाल है, एक तरफ किडनी है, एक तरफ लीवर है ना। इस तरह से कई वाइटल ऑर्गन्स हमारी बॉडी में पाए जाते हैं और जो ब्लड है वो इन सब जो वाइटल ऑर्गन्स हैं इन सबको एक साथ कनेक्ट करके रखता है। दूसरा हम ब्लड को टिश्यू भी कहते हैं। टिश्यू जो एक्चुअली जो टिश्यू होता है इट इज़ मेड अप ऑफ सेल्स। कोई भी टिश्यू हो वो वो किससे मिलके बना होता है? सेल से मिलके बना होता है। एक तरह का काम करने वाली जो सेल्स होती हैं वो टिश्यू बनाती हैं। तो वैसे ही जो हमारा ब्लड है वो भी अलग अलग तरह के सेल से मिलके बना हुआ है, जैसे कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। तो ये जो सेल्स हैं ये मिलके ब्लड को बनाती हैं, इसलिए हम ब्लड को टिश्यू भी कहते हैं। इट इज़ आल्सो नोन एज फ्लूइड ऑफ लाइफ। फ्लूइड ऑफ लाइफ इसको हम जो फ्लूइड ऑफ लाइफ भी कहते हैं, क्योंकि ये जो ब्लड है वो क्या करता है? ऑक्सीजन को कैरी करके ले जाता है। ऑक्सीजन को कैरी करके ये कहाँ ले जाएगा? टिश्यू में ले जाएगा और अल्टीमेटली ये कहाँ ले जाएगा? सेल में ले जाएगा। उसके बाद सेल में जब मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होंगी तो उसके बाद सेल में CO2 बनेगी और इस CO2 को दोबारा से कैरी करके ये कहाँ ले जाएगा? लंग्स में ले जाएगा। इसलिए हम ब्लड को फ्लूइड ऑफ लाइफ भी कहते हैं। इसको हम फ्लूइड ऑफ ग्रोथ भी कहते हैं, क्योंकि वृद्धि के लिए, ग्रोथ के लिए जितने भी आवश्यक तत्व होते हैं ब्लड उसको ले जाके टिश्यू में या सेल में दे देता है ना। जो ग्रोथ के लिए कौन से आवश्यक जो तत्व कौन से होते हैं वो होता है आपके अमीनो एसिड्स, वो होता है आपका हार्मोन्स, वो विटामिन्स है ना, ग्लूकोज, ये जितने भी तत्व, मिनरल्स है ना, आयंस वगैरह जितने भी तत्व हैं ब्लड इनको कैरी करके टिश्यू और सेल में ले जाता है। इसे फ्लूइड ऑफ हेल्थ भी कहते हैं। फ्लूइड ऑफ हेल्थ इसलिए कहते हैं क्योंकि जो ब्लड है, ब्लड में WBC पाई जाती हैं, WBC पाई जाती हैं और जो WBC होती हैं वो हमारे इम्यून सिस्टम से संबंधित होती हैं, हमारे इम्यून सिस्टम से संबंधित होती हैं। और ये जो WBC होती हैं ये क्या करती हैं? जो बाहर से आने वाले जो भी बैक्टीरिया या वायरस, इन सबको फैगोसाइटोसिस एक प्रोसेस की मदद से उन सबको इनगल्फ करती है और बॉडी को क्लींज करने का काम करती हैं, बॉडी को क्लीन करने का काम करती हैं, बॉडी को हेल्थ देने का काम ये करती हैं। तो जो ब्लड है इसको हम लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू भी कहते हैं, इसको हम फ्लूइड ऑफ लाइफ भी कहते हैं, फ्लूइड ऑफ ग्रोथ भी कहते हैं और फ्लूइड ऑफ हेल्थ भी इसको हम कहते हैं। जहाँ तक इसके कलर की बात है, किस कलर का ये होता है, ये आप सब जानते हैं कि ये रेड कलर का होता है, ब्राइट रेड कलर का होता है ड्यू टू दी हीमोग्लोबिन। जो आरबीसी होती है उसके अंदर हीमोग्लोबिन भरा रहता है और जो हीमोग्लोबिन है ये किससे मिलके बना होता है? हीमोग्लोबिन, इसमें दो कंपोनेंट जुड़ते हैं, एक है हेमीन और दूसरा है ग्लोबिन। तो जो हेमीन जो कंपोनेंट है ये एक ये पिगमेंट है ये लाल रंग का होता है, रेड कलर का होता है, इसलिए जो ब्लड है हमारा वो भी रेड कलर का ये होता है। जहाँ तक इसकी पीएच की बात है, ब्लड की पीएच की बात है, इसका जो ब्लड का पीएच है वो है 7.4, यानी कि ये स्लाइटली अल्कलाइन होता है। आप ये सब जानते होंगे कि जो 7 pH है वो क्या होता है? न्यूट्रल pH होता है। 7 pH से अगर कम pH हो, 6 हो, 5 हो, 4 हो तो ये एसिडिक pH में आएगा, है ना। और जो 7 के ऊपर वाला जो होता है वो क्या होता है? अल्कलाइन, यानी कि बेस में आएगा। 7.2, 3 या 8 या 9 ये किस में आएगा? ये अल्कलाइन नेचर में आएगा। तो जो ब्लड है उसका जो पीएच है वो क्या है? स्लाइटली अल्कलाइन है। इसका जो वॉल्यूम की अगर हम बात करें तो 7 to 8% ऑफ द टोटल बॉडी वेट, जो आपकी जितना भी बॉडी वेट है उसका 7 से या 8% जो है आपका ब्लड आपके शरीर में होगा। सपोज आपका ब्लड अगर 70 किलो है तो 70 का हम क्या निकालेंगे? 8% हम निकालेंगे तो उतना ब्लड आपकी बॉडी में होगा।
तो अमूमन एक स्वस्थ जो शरीर है एक जो है उसकी बॉडी में 5 से 6 लीटर तक ब्लड पाया जाता है। जो ब्लड का जो टेम्परेचर है वो है 38 डिग्री सेंटीग्रेड और जो ब्लड की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो है 1.052 और से लेकर 1.062 तक इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी है। अब बात आती है कंपोजिशन ऑफ ब्लड की कि ब्लड में कौन कौन से कंपोनेंट्स पाए जाते हैं, कौन कौन से सेल्स इसमें पाई जाती हैं। तो अगर ब्लड को अगर ये ब्लड है, ब्लड को अगर हम किसी टेस्ट ट्यूब में लें और इसको यहाँ पे करें सेंट्रीफ्यूज करें तो इसमें 3 लेयर बन जाती हैं, 3 लेयर्स इसमें बन जाएंगी। अपने भार के कारण 3 लेयर्स इसमें बन जाएंगी। जो सबसे ज़्यादा भारी होगा वो सबसे नीचे चला जाएगा, जो कम भारी होगा वो बीच में आ जाएगा और जो सबसे हल्का कंपोनेंट होगा वो सबसे ऊपर आ जाएगा। तो ब्लड को हमने टेस्ट ट्यूब में लिया और उसको सेंट्रीफ्यूज में किया तो अपने घनत्व के कारण इसमें 3 लेयर बन जाती हैं और ये जो इसमें जो सबसे हल्की जो लेयर होती है वो होती है प्लाज्मा की लेयर। तो ब्लड का जो एक कंपोनेंट है वो क्या है, प्लाज्मा, जो सबसे ऊपर रहता है ये प्लाज्मा है। दूसरा जो कंपोनेंट है जो बीच में पाया गया वो क्या होती है, वो WBC होती है, यानी कि वाइट ब्लड सेल्स होती हैं और साथ में इसमें प्लेटलेट्स भी होती हैं। और जो सबसे भारी तत्व है उसे हम कहते हैं RBC, यानी कि रेड ब्लड सेल्स इसमें कहते हैं। तो ये किस चीज़ से मिलकर बना होगा, ये प्लाज्मा, WBC, प्लेटलेट्स से मिलके और RBC से मिलके ये बना होता है। तो ये जो ब्लड है, ब्लड के अलग अलग पार्ट हैं। एक पार्ट है प्लाज्मा कौन सा वाला पार्ट है, वाटरी पार्ट ऑफ द ब्लड का जो पानी वाला पार्ट है जिसमें कोई भी सेल्स नहीं रहती हैं उसे हम कहते हैं प्लाज्मा। ये किस कलर का होगा, ये फेंटली येलो कलर का होगा, थोड़े से पीले कलर का होगा और ब्लड का 55% भाग जो है वो प्लाज्मा बनाती है। प्लाज्मा का भाग कितना % भाग रहेगा, 55% भाग जो है प्लाज्मा बनाती है। जो ब्लड सेल्स होती हैं वो इस ब्लड का 45% भाग जो है ब्लड सेल्स बनाती हैं। और इन जो ये ब्लड सेल्स हैं इसमें क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं, RBC पाई जाएंगी, WBC इसमें पाई जाएंगी और प्लेटलेट्स इसमें पाई जाएंगी। और जो RBC है उसका काम है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैस का ट्रांसपोर्ट करना, यानी कि ऑक्सीजन को और CO2 को यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना इसका काम है। जो WBC है वो इम्यूनिटी से संबंधित होती है, यानी कि ये जो प्रतिरक्षा तंत्र है उससे संबंधित होती हैं। बॉडी में कोई बैक्टीरिया वायरस अगर बॉडी में इन्वेट करता है, अंदर आता है, तो उसको मारने का, उसको किल करने का, उसको बॉडी से एलिमिनेट करने का काम WBC करती हैं। और जो प्लेटलेट्स है वो ब्लड क्लॉटिंग में मददगार साबित होती है। और ब्लड क्लॉटिंग किसे कहते हैं, ब्लड की एक क्वालिटी होती है कि 3 से 4 मिनट के अंदर वो अपने आप को सेमी सॉलिड जेली के रूप में बदल सकता है और इसी को हम ब्लड क्लॉटिंग कहते हैं या ब्लड कोएगुलेशन कहते हैं। ब्लड क्लॉटिंग या ब्लड कोएगुलेशन कहते हैं। तो ये ब्लड की क्वालिटी है। तो प्लाज्मा वाटरी पार्ट हो गया, फिर आती हैं ब्लड सेल्स, इसमें RBC होंगी, वो ऑक्सीजन या CO2 का ट्रांसपोर्ट करेंगी, WBC इम्यूनिटी से संबंधित है। और जो प्लेटलेट्स हैं वो ब्लड क्लॉटिंग या ब्लड कोएगुलेशन, जिसको हिंदी में रक्त स्कंदन कहते हैं, उससे संबंधित ये होती हैं। अब अगर प्लाज्मा की बात की जाए, जो पूरे ब्लड का कितने % होता है, 55% होता है। प्लाज्मा क्या है, एक वाटरी पार्ट है। ब्लड का जो वाटरी पार्ट होता है उसे हम प्लाज्मा कहते हैं, मतलब पानी वाला पार्ट है उसको हम प्लाज्मा कहते हैं। और ये फेंटली येलो कलर का ये होता है। इसमें 90 से 92% तक क्या पाया जाता है, पानी पाया जाता है, वाटर पाया जाता है। और इस पानी में बहुत सारी चीज़ें सस्पेंडेड होती हैं। इस पानी में, इस वाटरी वाले पार्ट में बहुत सारी प्रोटीन्स और जो अदर फैक्टर्स हैं वो सब क्या होते हैं, सस्पेंडेड होते हैं या फिर घुले हुए रहते हैं। तो इसमें क्या क्या चीज़ घुली हुई रहती है, इसमें प्रोटीन्स घुली हुई रहती हैं। इसमें 7 to 8% प्रोटीन्स घुली हुई रहती हैं। जो एल्बुमिन है, एक प्रोटीन है, ये घुली हुई रहती है। दूसरी ग्लोबिन प्रोटीन है जो इस वाटर में घुली रहेगी। और तीसरी फाइब्रिनोजन जो प्रोटीन है वो इसमें घुली हुई रहती है। जो एल्बुमिन प्रोटीन है वो 4.2% इसमें रहेगी,
4.2%, जो ग्लोबिन प्रोटीन है वो 2.6% इसमें रहेगी, और जो फाइब्रिनोजन प्रोटीन है वो 0.3% इस वाटर में घुली हुई रहती हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि प्लाज्मा पानी वाला पार्ट है, और इस पानी वाले पार्ट में कई तरह के सब्सटेंस जो हैं वो सस्पेंडेड रहते हैं, घुले हुए रहते हैं। इसमें 3 तरह की प्रोटीन रहती हैं। एक होती है एल्ब्यूमिन प्रोटीन जो 4.2% रहती है, ग्लोबुलिन प्रोटीन जो 2.6% रहती है, और फाइब्रिनोजन प्रोटीन जो होती है वो आपकी 0.3% इसमें घुली हुई रहती है, और साथ ही जो अदर फैक्टर्स है वो भी इसी में घुले हुए रहते हैं। जो एल्ब्यूमिन प्रोटीन है इसका काम क्या है, एक तो ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करना, रेगुलेट द ब्लड प्रेशर, और इसका दूसरा जो काम है ब्लड के ऑस्मोटिक प्रेशर को बनाए रखना, इसका काम है। ब्लड के ऑस्मोटिक प्रेशर को बनाए रखना इसका काम है। ये जो प्रोटीन होती है इट इज़ ए स्मॉल साइज प्रोटीन एंड डू नॉट सीन इन यूरिन। ये जो एल्ब्यूमिन प्रोटीन है ये बहुत छोटी प्रोटीन होती है, स्मॉल प्रोटीन ये होती है, और ये जो यूरिन में दिखाई नहीं देती है, यूरिन में दिखाई नहीं देगी। अगर ये यूरिन में दिखाई देगी तो इसका मतलब क्या है कि बॉडी में कुछ प्रॉब्लम आ गई है, और इस प्रॉब्लम को, इस डिजीज़ को हम कहते हैं एल्ब्यूमिन्यूरिया। एल्ब्यूमिन्यूरिया। इस जो अगर जो यूरिन में अगर प्रोटीन आ रही है इसका मतलब ब्लड में एल्ब्यूमिन प्रोटीन की कमी हो गई है ना। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे एल्ब्यूमिन्यूरिया। अगर यूरिन में ज़्यादा मात्रा में ये एल्ब्यूमिन प्रोटीन आ रही है इसका मतलब क्या हो गया कि ब्लड में एल्ब्यूमिन प्रोटीन की कमी हो रही है। तो जब ब्लड में एल्ब्यूमिन प्रोटीन की कमी हो जाती है तो उस कंडीशन को हम कहते हैं हाइपो एल्ब्यूमिनिया। हाइपो एल्ब्यूमिनिया उस कंडीशन को कहते हैं कि जब यूरिन में जो ये एल्ब्यूमिन प्रोटीन है वो आ रही हैं, जो नेफ्रॉन्स हैं वो उसको रोक नहीं पा रहा है, और नेफ्रॉन्स से ये छन के आपके यूरिन में चली जा रही हैं, और ब्लड में जो एल्ब्यूमिन प्रोटीन है उसकी मात्रा जो है वो हाइपो हो गई है, मतलब कम हो गई है। तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं हाइपो एल्ब्यूमिनिया। तो इसमें क्या होगा, जो ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द ब्लड बिकम्स लो। ब्लड का जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, लेस हो जाएगा, कम हो जाएगा। और क्योंकि ब्लड का ऑस्मोटिक प्रेशर अगर कम हो जाएगा तो टिश्यू में जो पानी है वो भरना शुरू हो जाएगा, और इस जो बीमारी है उसे हम कहते हैं इडीमा। इस बीमारी को हम कहते हैं इडीमा बीमारी। तो जो एल्ब्यूमिन प्रोटीन है ये क्या करती है, ये जो ब्लड प्रेशर है उसको मेंटेन करने का काम करती है, और साथ ही जो ब्लड का जो ऑस्मोटिक प्रेशर है उसको मेंटेन करने का काम ये करती हैं। ये अमूमन यूरिन में दिखाई नहीं देंगी। ये अगर यूरिन में दिखाई देने लग गई हैं इसका मतलब ये है कि ब्लड में एल्ब्यूमिन प्रोटीन की कमी हो गई है, और एल्ब्यूमिन प्रोटीन की कमी जब हो जाती है तो फिर टिश्यू में पानी भरना शुरू हो जाता है, और इस कंडीशन को हम कहते हैं, इस बीमारी को हम कहते हैं इडीमा बीमारी, हम इसको कहते हैं। दूसरी जो प्रोटीन होती है उसे हम कहते हैं ग्लोबिन प्रोटीन इसे हम कहते हैं। ये प्रोटीन क्या करती हैं, ये 3 तरह की प्रोटीन होती हैं। एक होती है अल्फा ग्लोबिन प्रोटीन, दूसरी होती है बीटा ग्लोबिन प्रोटीन, और तीसरी होती है गामा ग्लोबिन प्रोटीन। जो अल्फा और बीटा ग्लोबिन प्रोटीन है ये क्या करती है, कैरियर का काम करती हैं। यानी कि ये किसका कैरियर का काम करती है, ये आयरन को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम करती है। आयरन का कैरियर है, ये आयरन का कैरियर है। और दूसरा विटामिन्स, जो ADE के विटामिन्स होते हैं, विटामिन A, विटामिन D, विटामिन E और विटामिन K, ये जो हैं इनको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम ये करती हैं। तो जो अल्फ़ा और बीटा जो ग्लोबिन है वो क्या हैं, कैरियर प्रोटीन्स हैं। जो गामा जो ग्लोबुलिन प्रोटीन है ये क्या करती है, ये आगे जाके इम्यूनोग्लोबुलिन्स बनाती है, इम्यूनोग्लोबुलिन्स बनाती हैं, और इसको हम दूसरी भाषा में कहते हैं एंटीबॉडी इसको हम कहते हैं।
तो जो ये गामा ग्लोबुलिन है ये आगे जाकर इम्यूनोग्लोबिन्स बनाती हैं, एंटीबॉडी बनाती हैं, और ये जो एंटीबॉडीज़ हैं ये जो फॉरेन पार्टिकल्स हैं, जो फॉरेन बैक्टीरिया है उनसे उनसे क्या करती है, हमारी बॉडी की रक्षा करती है, यानी कि ये इम्यून सिस्टम में योगदान ये देती हैं। और जो तीसरी प्रोटीन है ये हो गई फाइब्रिनोजन प्रोटीन। फाइब्रिनोजन प्रोटीन, ये प्रोटीन जो होती है ये ब्लड क्लॉटिंग में योगदान देती हैं, ब्लड क्लॉटिंग में योगदान देती हैं। जब हमारी बॉडी से कहीं भी में कट लग जाता है या ब्लड शेड हो जाता है तो ब्लड जो है 3 से 4 मिनट के अंदर एक सेमी सॉलिड जेली के रूप में बदल जाता है, और इसी को हम ब्लड क्लॉटिंग कहते हैं। और इस ब्लड क्लॉटिंग में ये जो फाइब्रिनोजन प्रोटीन है ये आगे जाकर किस में बदल जाएगी, फाइब्रिन में बदल जाती है, फाइब्रिन में बदल जाएगी और एक मैश बना देगी, एक जला बना देगी जहाँ पे क्लॉट हुआ है, जहाँ पे ब्लड शेड हुआ है, और इसमें WBC और RBC फंस जाती हैं और इस तरह से ब्लड क्लॉटिंग में अपना योगदान देती हैं। इसका एक जो अलग से वीडियो बना के, ब्लड क्लॉटिंग का अलग से वीडियो बना के मैं YouTube में डालूँगा। अब जो प्लाज्मा का जो तीसरा कंपोनेंट है वो है अदर फैक्टर्स। जो अदर फैक्टर्स है उसमें बाकी सभी चीज़ आ जाएंगी। अदर फैक्टर्स में क्या क्या चीज़ जो ब्लड प्लाज्मा में सस्पेंडेड रहती है, उसमें जैसे सोडियम आयंस होंगे, सोडियम आयंस सस्पेंडेड होंगे, उसमें पोटेशियम आयंस जो है वो सस्पेंडेड होंगे, कैल्शियम आयंस इसमें होंगे, मैग्नीशियम आयंस इसमें होंगे, है ना, बाइकार्बोनेट इसमें होंगे, साथ ही इसमें अमीनो एसिड्स इसमें होंगी, अमीनो एसिड्स इसमें होंगी, इसमें तरह तरह के विटामिन्स इसमें होंगे, विटामिन्स इसमें होंगे, इसमें जो लिपिड्स हैं वो भी होंगी, इसमें हार्मोन्स ट्रैवल करेंगे, हार्मोन्स ट्रैवल करेंगे, एंजाइम्स इसमें ट्रैवल करेंगे, इसमें जो हमारे बॉडी से निकले हुए जो एक्सट्री जो प्रोडक्ट होते हैं, जो नाइट्रोजन वेस्ट होते हैं वो भी ट्रैवल करते हैं। तो इसमें क्या क्या और होंगे, यूरिया भी होगा इसमें यूरिक एसिड भी होगा, यूरिक एसिड भी होंगे, है ना, इसमें जो ऑक्सीजन है वो भी होगी, और इसमें CO2 वगैरह जो गैसेस हैं वो भी पाई जाती हैं। तो ये जो प्लाज्मा है इसमें अदर फैक्टर्स के रूप में सभी चीज़ मिलती हैं जो हमारी बॉडी में एक जगह से दूसरी जगह को ट्रैवल करती है, यानी कि जैसे सोडियम है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, अमीनो एसिड्स हैं, विटामिन्स हैं, लिपिड्स हैं, हार्मोन्स हैं, एंजाइम्स हैं, यूरिया, यूरिक एसिड, ऑक्सीजन और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ये सभी जो है प्लाज्मा में क्या होती हैं, सस्पेंडेड होती हैं। तो जो प्लाज्मा ब्लड का 55% है, इसमें 90 से 92% क्या पाया जाता है, पानी पाया जाता है। जो प्रोटीन्स होती हैं वो 7 to 8% होती हैं। जो अदर फैक्टर्स हैं जो सस्पेंडेड रहते हैं इस प्लाज्मा में वो 1% से 2% तक इसमें पाए जाते हैं। जहाँ तक प्रोटीन्स की बात है, इसमें 3 तरह के प्रोटीन्स होती हैं, एल्बुमिन प्रोटीन, ग्लोबुलिन प्रोटीन और फाइब्रिनोजन प्रोटीन। जो एल्बुमिन प्रोटीन है वो ब्लड का ऑस्मोटिक प्रेशर बना के रखती हैं। जो ग्लोबुलिन प्रोटीन है ये अल्फ़ा बीटा और गामा प्रोटीन्स इसमें पाई जाती हैं। जो अल्फ़ा बीटा प्रोटीन से होती हैं वो कैरियर प्रोटीन्स होती हैं, और जो गामा प्रोटीन्स हैं वो क्या बनाती है, इम्यूनोग्लोबिन्स यानी कि एंटीबॉडी ये बनाती हैं। जो फाइब्रिनोजन प्रोटीन होती है वो ब्लड क्लॉटिंग में हम इसका जो बॉडी क्या है वो यूज करती है। और अदर फैक्टर्स के रूप में इसमें सभी चीज़ें सस्पेंडेड होती हैं, लगभग सभी चीज़ें प्लाज्मा में सस्पेंडेड होती हैं। सोडियम है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, यूरिया, यूरिक एसिड और जितनी भी अदर चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें प्लाज्मा में सस्पेंडेड रहती हैं। अब बात करते हैं फंक्शन ऑफ ब्लड की। ब्लड के क्या क्या फंक्शंस होते हैं। ब्लड का जो एक सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन है वो है ट्रांसपोर्टेशन करना, किसी भी चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना इसका मेन काम है। तो ब्लड का जो पहला फंक्शन है वो है ट्रांसपोर्टेशन करना। ट्रांसपोर्टेशन किस चीज़ करना, गैसेस का ट्रांसपोर्टेशन करना। जो ऑक्सीजन है और CO2 है उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम ये करती हैं, यानी कि लंग्स से ये कहाँ इसको ऑक्सीजन को कहाँ ले जाएंगी, टिश्यू में ले जाएंगी, और टिश्यू से जो ऑक्सीजन कहाँ चली जाएगी, ये सेल में चली जाएगी। सेल में जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी होंगी उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी। इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को दोबारा से आपके लंग्स में पहुंचाने का काम भी ब्लड जो करता है।
तो इसका जो पहला काम है वो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। जो दूसरा इसका ट्रांसपोर्टेशन का काम है वो न्यूट्रिएंट्स के ट्रांसपोर्टेशन का काम है, यानी कि जो ग्लूकोज है, अमीनो एसिड्स हैं, विटामिन्स हैं, पानी है, इन सबको ट्रांसपोर्ट करने का काम भी ब्लड ही करता है। जो न्यूट्रिएंट्स हैं, जब हम कुछ भी चीज़ खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, प्रोटीन्स खाते हैं या फैट खाते हैं, हमारी एलिमेंट्री कैनाल में वो सब चीज़ जाती हैं। उसके बाद एंजाइम्स के जो रिएक्शन होता है, उसके बाद जो कार्बोहाइड्रेट है वो ग्लूकोज में टूट जाएगा, जो अमीनो एसिड जो प्रोटीन्स हैं वो अमीनो एसिड में टूट जाएंगी, और जो फैट है वो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में टूट जाता है। तो ये जितने भी ये पदार्थ बनते हैं उन सबको इंटेस्टाइन से जो ब्लड है वो क्या कर लेता है, अब्जॉर्ब कर लेता है। उसके बाद लीवर, हार्ट से होता हुआ ये इसको पूरी बॉडी में पंप कर दिया जाता है। वैसे ही जो नाइट्रोजन वेस्ट हैं, जो वेस्ट प्रोडक्ट है, नाइट्रोजन वेस्ट जो प्रोडक्ट हैं, जैसे यूरिया है, यूरिक एसिड है या क्रिएटिनिन है, इन सबको भी ये सभी चीज़ें ब्लड में ट्रेवल करती हैं और लास्ट में इसको किडनी में छोड़ दिया जाता है, फिल्ट्रेशन करने के लिए छोड़ दिया जाता है। तो इसका जो मेन काम है ब्लड का वो है ट्रांसपोर्टेशन करना, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स का करना इसका मेन काम है। दूसरा जो ब्लड का काम है वो है डिफेंसिव एक्शन करना, यानी कि जो ब्लड है इसमें WBC रहती हैं, WBC जिसको हम वाइट ब्लड सेल्स भी कहते हैं, और ये जो WBC है दे इनगल्फ द बैक्टीरिया एंड डेवलप एंटीबॉडीज़। जो ब्लड है उसमें जो WBC रहती हैं वो बाहर से आने वाले बैक्टीरियाज को, वायरस को वो क्या करती है, इनगल्फ करती है, किल करती है फैगोसाइटोसिस की प्रोसेस के थ्रू। फैगोसाइटोसिस ये प्रोसेस होती है, इसके थ्रू वो बाहर से आने वाले बैक्टीरिया और वायरस को क्या करते हैं, किल करती हैं। फैगोसाइटोसिस की जो प्रोसेस है इसको हम सेल ईटिंग भी कहते हैं। जो फैगोसाइटोसिस है इसको हम कहते हैं सेल ईटिंग की प्रोसेस कहते हैं। और दूसरा एक होता है पिनोसाइटोसिस, पिनोसाइटोसिस, इस प्रोसेस को हम कहते हैं सेल ड्रिंकिंग, सेल ड्रिंकिंग। तो जो फैगोसाइटोसिस की जो प्रोसेस है इसमें जो सेल है, सपोज ये कोई सेल है और बाहर से कोई बैक्टीरिया, वायरस है, तो इसको क्या कर लेते हैं अपनी बॉडी में, इस तरह से ये सूडोपोडा विकसित करके इसको अपनी बॉडी के अंदर ले लेगी, और इसको अंदर जब ये सेल के अंदर चला जाएगा कोई बैक्टीरिया, वायरस, तो इसको जो सेल होती है वो क्या करती है, एंजाइम्स की सहायता से इसको पचा लेती है और मार देती है। तो इस फैगोसाइटोसिस की मदद से जो WBC होती हैं, WBC में जो फैगोसाइट जो सेल्स होती हैं वो बैक्टीरिया, वायरस को अपनी बॉडी के अंदर ले लेती है और धीरे धीरे करके उसको मार देती हैं और बॉडी को क्लीन करने का काम करती हैं, या क्लींस करने का काम भी करती हैं। जो ब्लड का जो तीसरा काम है उसे हम कहते हैं कोएगुलेशन, यानी कि ब्लड क्लॉटिंग। जैसे मैंने आपको बताया था कि ब्लड की एक एबिलिटी होती है कि जहाँ से कोई हेमरेज होता है या ब्लड निकलता है 3 से 4 मिनट के अंदर ये अपने आप को जमा देता है एक सेमी सॉलिड जो जेली के रूप में, और इसी को हम कहते हैं ब्लड क्लॉटिंग। ये भी ब्लड का एक महत्वपूर्ण काम है। दूसरा है रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर। ब्लड का एक सबसे इम्पोर्टेंट काम है वो पूरे बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करके रखता है और बराबर करके रखता है। हमारी जो पूरी बॉडी है ना, बॉडी किससे मिलके बनी हुई, सेल से मिलके बनी हुई होती है, और हर सेल में क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया है, लेकिन हर सेल में जो माइटोकॉन्ड्रिया की मात्रा है वो कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है ना। इसमें ऐसा भी नहीं है कि हर सेल में बराबर माइटोकॉन्ड्रिया हों, है ना। किसी सेल में कम माइटोकॉन्ड्रिया होंगे और किसी सेल में क्या होंगे, बहुत ज़्यादा मात्रा में माइटोकॉन्ड्रिया होंगे। जहाँ ज़्यादा मात्रा में माइटोकॉन्ड्रिया होंगे तो वहाँ ज़्यादा क्या बनेगी, एनर्जी बनेगी। ज़्यादा एनर्जी बनने से ज़्यादा क्या बनती है, हीट बनती है ना। तो इससे जो हमारी पूरी बॉडी होती है उसमें जो हीट है वो क्या होती है, असमान होती है। कहीं किसी सेल्स में ज़्यादा हीट बन रही है, किसी सेल में कम हीट बन रही है ना। तो हमारी बॉडी में जो हीट है वो क्या है, असमान है। लेकिन ब्लड क्या करता है, इस हीट को पूरी बॉडी में समान रूप से क्या करता है, वितरित कर लेता है, और इस तरह से ये बॉडी के जो टेम्परेचर है उसको रेगुलेट करने का ये प्रयास करता है। तो जो हीट बनती कैसे, रिजल्ट फ्रॉम द ऑक्सीडेशन। जब टिश्यू में ऑक्सीडेशन होता है, जब एनर्जी बनती है तब उसी में क्या बनती है, हीट भी बनती है। इट इक्वलाइज इट बाय मीन्स ऑफ सर्कुलेशन।
तो जब ब्लड सर्कुलेशन करता है तो इस हीट को ये पूरी बॉडी में समान रूप से वितरित कर देता है और इस तरह से ये जो शरीर है उसमें जो टेम्परेचर रेगुलेशन का काम ये करता है। इसमें है एक लास्ट है क्लिनिकल डायग्नोसिस, यूजफुल इन आइडेंटिफाई द डिजीज़। ब्लड जो है डिजीज़ के आइडेंटिफिकेशन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आपने देखा होगा जब किसी की तबीयत खराब होती है तो डॉक्टर सबसे पहले क्या बोलता है, ब्लड टेस्ट के लिए बोलता है, ब्लड टेस्ट के लिए बोलेगा। और ब्लड में जैसे मैंने आपको बताया कि सारी की सारी चीज़ें ब्लड में घूमती रहती है, तो क्योंकि सब चीज़ें ब्लड में है तो डॉक्टर सबसे पहले उसको ब्लड टेस्ट करने के लिए बोलेगा। और ये क्या करेगा, क्लिनिकल इसको डायग्नोसिस में जो ब्लड टेस्ट है उसका यूज किया जाता है कि और जो संबंधित बीमारी है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए ब्लड टेस्ट किया जाता है। तो लास्ट में अगर कंक्लूड करें तो जो ब्लड है उसके दो पार्ट हैं। एक है ब्लड का नॉन सेलुलर पार्ट और दूसरा है ब्लड का सेलुलर पार्ट। जो नॉन सेलुलर पार्ट है उसको हम क्या कहते हैं, प्लाज्मा कहते हैं। प्लाज्मा जो 55% पूरे ब्लड का होता है। दूसरा है आपका सेलुलर पार्ट, इसमें क्या आ जाएंगी, RBC, WBC और प्लेटलेट्स इसमें आ जाएंगी, जो मिला के 45% जो ब्लड का पार्ट है। प्लाज्मा जो है वो ब्लड का वाटरी पार्ट है, पानी वाला पार्ट है, हल्के येलोइश कलर का पार्ट है। और इसमें 3 तरह की प्रोटीन्स पाई जाएंगी। एक होती है एल्ब्यूमिन प्रोटीन, दूसरी पाई जाएगी आपकी ग्लोबुलिन प्रोटीन और तीसरी पाई जाएगी आपकी फाइब्रिनोजन प्रोटीन। ये 3 प्रोटीन्स में पाई जाती हैं। जो ग्लोबुलिन प्रोटीन्स हैं ये ब्लड का ऑस्मोटिक प्रेशर बनाने के काम आती हैं। जो ग्लोबुलिन प्रोटीन है ये आगे जाके इम्यूनो ग्लोबुलिन्स बनाएंगे, यानी कि एंटी बॉडी बनाती हैं। और जो फाइब्रिनोजन प्रोटीन है ये ब्लड क्लॉटिंग में इसका यूज हम करते हैं या बॉडी करती है। जहाँ तक सेलुलर पार्ट है ये बना होता है RBC से, WBC से और प्लेटलेट से। और जहाँ तक ये इसको हम नए लेक्चर में पढ़ेंगे। जो ब्लड के जो काम है, जो ब्लड का फंक्शन है वो फंक्शन है ट्रांसपोर्टेशन का। किसी भी चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम इसका है। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस, गैस का ट्रांसपोर्टेशन ये करता है। न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसपोर्टेशन ये करता है। और वेस्ट जो प्रोडक्ट्स हैं उनका ट्रांसपोर्टेशन ये करता है। इसका दूसरा काम है डिफेंसिव एक्शन का। इसमें जो WBC जो होती हैं वो क्या करती हैं, इम्यून सिस्टम से संबंधित होती हैं और बाहर से आने वाले किसी भी बैक्टीरिया या किसी भी वायरस को किल करने का, इनगल्फ करने का काम ये करती हैं। नंबर 3 है ब्लड कोएगुलेशन का। ब्लड की एक खासियत है, क्वालिटी है कि ब्लड अपने आप को जमा सकता है, तो इसको हम ब्लड क्लॉटिंग कहते हैं। और इस तरह से ब्लड हमको किसी भी हेमोरेज से बचाने का काम ये करता है। चौथा जो ब्लड का काम है वो है रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर। ये टेम्परेचर को रेगुलेट करने का काम करता है। जो असमान टेम्परेचर बॉडी का होता है उसको समान रूप से सर्कुलेशन के थ्रू ये पूरी बॉडी में वितरित कर लेता है। और जो लास्ट है ये है इसका क्लिनिकल डायग्नोसिस, है ना। ये क्लिनिकल डायग्नोसिस में इसका यूज सबसे ज़्यादा ये होता है।